नमस्कार दोस्तों, BIS एकेडमी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षण विधि, अगर आपको टीचर बनना है तो ये ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत ही कम मेहनत पे बहुत अच्छा नंबर गेन करा सकता है। अगर आपको टेट का एग्ज़ाम, सीटेट का एग्ज़ाम या किसी भी स्टेट के टेट देना है तो बाल विकास एवं शिक्षण विधि जो है एक अहम रोल अदा करता है। एक चीज़ हमने महसूस किया अपने इन अध्ययन और अध्यापन के दौरान कि जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर होते हैं वो क्रीम क्वेश्चन होते हैं। आपके बाल विकास एवं शिक्षण का अगर एक मान सकते हैं पाठ्य पुस्तक है तो उसका जो क्रीम क्वेश्चन होता है वो एग्जामिनर वो पुट अप करता है ना। अब एक चीज़ है, जैसे जो पेपर्स हुए हैं प्रीवियस ईयर के, अगर हम इसको सॉल्व कर लें, इसको मनन चिंतन कर लें, इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, कंटेंट्स हैं, अगर हम इनको देख लें, है ना, इनके डिफिनीशंस, इनके कोटेशंस और कुछ जो चीज़ें हैं, कंसेप्ट को अगर समझ लें, पढ़ लें, तो मैं जानता हूँ कि 70 से 72%, 75% तक सिलेबस कवर हो जाता है। मैंने महसूस किया है अगर 30 क्वेश्चंस हैं तो 30 क्वेश्चन में से 24-25 क्वेश्चन आप आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो 2019 का जो बाल विकास का पेपर हुआ यूपी टेट का, ऐसे तमाम प्रकार के पेपर हुए, टेट का, सीटेट का, हम सारा का सारा कवर करेंगे 1 to 4 सीरीज करके। मतलब एक बार में एक पेपर को हम सॉल्व कर लेंगे। आपको करना क्या है, बस बैठ के आप आराम से जितनी देर वीडियो है ये उसको आप देख लीजिए और 2-3 बार प्ले करके इसको आप देख लीजिए। बस देखने के बाद अक्षरांश आपको याद हो जाएगा और जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप क्वेश्चन हल करने में या सॉल्व करने में आप काफ़ी आसानी और सुलभ महसूस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन है 2019 के टेट में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है, किसने, है ना क्या दिया इसमें, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया, है ना। तो इसका जो आंसर होगा आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो देखिए आंसर डी होगा, गार्डनर ने दिया था, है ना। बहुविमात्मक प्रज्ञा का जो प्रत्यय दिया वो गार्डनर ने दिया था। और अब एक चीज़ करेंगे, हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे और यहीं पे आप क्लियर हो जाएंगे। ये कंसेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुविमात्मक प्रज्ञा होता क्या है, अगर आप इसको एक बार देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। पहला क्या है, बहुविमात्मक प्रज्ञा या बहुबुद्धि का सिद्धांत। देखिए हार्वर्ड गार्डनर द्वारा सन 1983 में प्रतिपादित किया गया था। गार्डनर महोदय के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुप्रकारीय होता है। मतलब इनका कहने का मतलब है बुद्धि एकाकी नहीं है, अर्थात एकाकी ना होते हुए क्या है, एक नहीं है, बुद्धि कई डायमेंशन में मतलब बहुप्रकारीय होता है। और इन्होंने क्या क्या बुद्धि का क्लासिफिकेशन किया, कितने प्रकार से, 8 प्रकार की। इन्होंने बताया कि बुद्धि जो होती है वो 8 प्रकार की होती है। आइए देख लेते कौन कौन सी होती है ना, कौन कौन सी बुद्धि होती है ना। तो इसमें क्या दिया, पहला वैयक्तिक परबुद्धि, है ना, वैयक्तिक स्वबुद्धि होती है, संगीत बुद्धि होती है, शारीरिक गतिक बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है, तार्किक गणितीय बुद्धि होती है, भाषीय बुद्धि होती है और प्राकृतिक बुद्धि होती है। ठीक है, गार्डनर महोदय के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं, 8 प्रकार हैं। क्लियर। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चनों पर, है ना, ध्यान दीजिए। यहाँ से अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, मैं गारंटी दावे के साथ कहता हूँ कि 30 में से 24-25 क्वेश्चन ना हुआ तो फिर आप कहना, है ना। अगला क्वेश्चन, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई हो। डिसलेक्सिया में क्या दिक्कत होती है? डिसलेक्सिया जो है ना एक प्रकार की बीमारी है, ये जान लो अभी क्या होती है, एक प्रकार की बीमारी है। ठीक, अब डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता विकार है जिसमें निम्नलिखित लक्षण होते हैं। ठीक है, ये तो एक्सप्लेनेशन दिया, आप एक बार आंसर बता दो मुझे कि डिसलेक्सिया में प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, काफ़ी लोग का क्वेश्चन देखा था मैंने, गलत किया था बच्चे लोगों ने। अच्छा तो इसका जो आंसर होगा ना, रीडिंग एंड स्पेलिंग, यानी कि पढ़ने और वर्तनी जो करने में होता है ना, वर्तनी शुद्धि अशुद्धि लिखते रहते हैं, मतलब समझ नहीं पाते, यानी कि पढ़ने और वर्तनी अशुद्धि में कठिनाई होती है ना। अच्छा डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता विकार है जिसके कारण या जिसके
निम्नलिखित लक्षण होते हैं, है ना। लक्षण क्या है? वर्णमाला, जो वर्णमाला होता है अधिगम में कठिनाई, मतलब वर्णमाला को समझने में कठिनाई होता है। अक्षरों की दुनिया को सीखने में कठिनाई होता है। पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप हो जाना, समान उच्चारण वाले ध्वनियों की पहचान ना कर पाना, शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर कर पढ़ना। डिसलेक्सिया में ये समान लक्षण होते हैं। अगर कोई पूछता है कि डिसलेक्सिया क्या होता है, तो क्या होता है? पढ़ने व वर्तनी की अशुद्धि, यानी वर्तनी को समझने में इनको दिक्कत होती है, जो बीमारी इसको होती है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया? तीसरा, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? अच्छा, भूमिका नहीं है। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो इसका जो आंसर सही होगा ना, वो बी वाला होगा। क्या होगा? शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि देना चाहिए। समावेशी शिक्षा में शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब एक चीज देखिए आप लोग, यहाँ पे ध्यान से देखिए। समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका निम्न होनी चाहिए। क्या? बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षकों को निःशक्त बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, शिक्षक को सीखने या अक्षम बच्चों को अतिरिक्त समय देना चाहिए, शिक्षक को बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नता में ध्यान रखकर अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? कक्षा में छात्र को प्रश्न पूछने के लिए क्या क्वेश्चन दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 यूपी टेट का क्वेश्चन है ये। कक्षा में छात्र को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को प्रेरित करना चाहिए। आसान सा क्वेश्चन था, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया? बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। जो बच्चों में वृद्धि होती है वो मुख्यतः किससे संबंधित है? तो शारीरिक विकास से। क्या? शारीरिक विकास से। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। शारीरिक विकास, वृद्धि का क्या मतलब होता है? बच्चों की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। दूसरे शब्दों में कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है, अथवा व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को ही वृद्धि कहा जाता है। मानव अभिवृद्धि की प्रकृति के अध्ययन से यह ज्ञात है कि बालक के शरीर और व्यवहार के प्रमुख आकार प्रकार में किसी प्रकार का परिवर्तन घटित होता है। गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई तथा बाहर आदि में आने वाले परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? वृद्धि। मतलब अगर शारीरिक संरचना में, बनावट में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? शारीरिक वृद्धि। अगर मतलब वृद्धि होती है तब। अगला क्वेश्चन नंबर 5, मानव विकास का प्रारंभ होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा, ये मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से प्रारंभ होता है? तो क्या होता है इसका? गर्भावस्था से। जैसे ही गर्भ में बच्चा, यानी कि गर्भावस्था से ही मानव विकास का प्रारंभ होता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं, क्या दिया है? गर्भाधान के साथ ही विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तथा यह जन्म के उपरांत शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीवन पर्यंत निरंतर किसी न किसी रूप में चलती रहती है। ज्ञात है कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में और निरंतर चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता रहता है। ये बुक का नाम है ना क्या? द कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। ध्यान देना भैया, ये आ सकता है 20 के एग्जाम में आ सकता है। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, आंसर बताइए। तो आर.एम. गेने द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक आर.एम. गेने हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे, देख लेते हैं भाई क्या दिया है। आर.एम. गेने, इधर पुस्तक का नाम, इधर लेखक। तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, आर.एम. गेने। अब ए.एल. थॉर्नडाइक जी ने क्या लिखा है ना, इनकी पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक क्या है? एनिमल इंटेलिजेंस, और दूसरा है द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक, है ना। इनकी जो पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस, और दूसरी क्या? द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक है। अगला बी.एफ. स्किनर की पुस्तक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर। द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर किसने लिखा भैया? तो द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर लिखा बी.एफ. स्किनर ने। अच्छा, अगला आई.पी. पावलोव का कंडीशंस, रिफ्लेक्सेस व
लेक्चर्स ऑफ कंडीशंस है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, है ना। अच्छा चलो, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष, है ना, किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका। कोटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बाल विकास में, ध्यान देना। किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था, यह कथन किसका है। तो आंसर होगा स्टैनले हॉल, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, स्टैनले हॉल का है। अब कोटेशंस देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कोटेशंस। स्टैनले हॉल के अनुसार, है ना, स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। जारसील्ड के अनुसार, जारसील्ड किशोरावस्था के बारे में क्या कहा भैया, इन्होंने कहा किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्य अवस्था से परिपक्व की ओर संक्रमण करता है, यानी कि बढ़ता है। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के विचार के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाता है। क्रो एंड क्रो इंपॉर्टेंट है कोटेशन। क्रो एंड क्रो किशोर की वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, किशोरावस्था जो होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण की जो टाइमिंग होती है कितनी होती है, तो टोटल होती है 36 मिनट, ये 36 मिनट होती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। सीखने का पठार, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो इस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है, ये किसने कहा था कोटेशन। तो इसका जो आंसर होगा सी का, इसका सी मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा हलिंगवर्थ। हलिंगवर्थ ने कहा था सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है, तो हलिंगवर्थ का है। अच्छा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है सीखने के पठार। सीखने में पठार की परिभाषा रॉस ने इस प्रकार दी। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। जबकि गेट्स व अन्य ने सीखने की में वक्र के इस प्रकार परिभाषित किया। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा पर ग्राफ प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए, है ना। तो सीधी सी बात है, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। क्या करना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। अच्छा, अगला इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक बार पढ़ लोगे ना तो कल्याण हो जाएगा। ज्ञात है कि समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तथा असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। वे वातावरण तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। वे वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते। कौन, जो समस्यात्मक बालक होते हैं। समस्यात्मक बच्चे कई प्रकार के होते हैं, चोरी करने वाले बच्चे, विद्यालय में भाग जाने वाले बच्चे आदि। ऐसे बालकों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, बच्चे को अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित तथा पुरस्कार देना चाहिए, मधुर तथा सहयोगात्मक व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन।